नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो आपके आसपास की घटित घटनाओं को संदर्भित करता है। जी हाँ, लक्ष्य अकेडमी आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स की बुलेटिन। यहाँ पे हम अप्रैल माह से शुरुआत कर रहे हैं। अप्रैल माह को हम 3 से 4 भागों में बांटेंगे और 3 से 4 भागों में पूरा अप्रैल माह हम कवर करेंगे। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आप बस जम के लगे रहिए और जी हाँ, सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता के लिए ही सारी लक्ष्य को निर्धारित करना। पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद उसके लिए ऊपर काम करना चाहिए और लगातार काम करने से सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ 3 दिनों के लिए सारी पढ़ाई हो रही है। जी हाँ, मैंने सही सुना, मैंने सही कहा और आपने सही सुना। सिर्फ 3 दिनों के लिए सारी पढ़ाई हो रही है। वो 3 दिन आपके जीवन के सबसे बहुमूल्य 3 दिन हैं। पहला दिन जिस दिन आप एग्जाम देंगे, दूसरा दिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और तीसरा दिन जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे। जी हाँ, वो सपना साकार करेंगे जिसका सपना आप रात और दिन देखते हैं। इन्हीं 3 दिनों के लिए हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे और सफलता को अपने कदमों में लाके रखेंगे। जी हाँ, चलते हैं। अप्रैल माह में मैंने प्रयास किया है कि शुरुआत में 20 क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उन 20 क्वेश्चन पे विस्तृत के साथ चर्चा होगी और विस्तृत रूप से चर्चा होगी। फिर हम ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेगमेंट अगला लेंगे और ऐसे करके हम 3 से 4 पार्ट में पूरा अप्रैल कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जो आपके भविष्य में आने वाले एग्जामों में निश्चित रूप से आपका सामना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ये एक धाकड़ क्वेश्चन है, एक स्टार वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। इसकी गारंटी के साथ लेते हैं, यानी मैं लेता हूं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मुलाकात करेगा। क्वेश्चन है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नासिरा शर्मा, अमिताभ घोष, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, वासुदेव मोहन। वासुदेव मोहन जिन्हें अभी पुराना 2019 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। और यहाँ का आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले जिसका आंसर होगा जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। चलिए अब शरण कुमार लिम्बाले के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। सरस्वती सम्मान के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने एक फोटो है जो शरण कुमार लिम्बाले और उनकी पुस्तक सनातन के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। सनातन जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद पद्मजा घोरपड़े ने किया। इसका हिंदी अनुवाद पद्मजा घोरपड़े ने किया। साफ साफ लिखा है, मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 के लिए सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान आपको पता है एक प्रतिष्ठित सम्मान है और ये किसे दिया जाता है? ये एक ऐसे लेखक को दिया जाता है, एक ऐसे लेखक को दिया जाता है जो सबसे पहले भारतीय होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले एक क्राइटेरिया क्या है इसका? भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी एक ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। ऐसी भाषा हो जो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें वो सम्मिलित होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपका आंसर होगा 22 भाषा। जी हाँ, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं जो संविधान के अनुसूची में, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अभी हाल ही में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित कौन सी किसी भी 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा में होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और जो कृति जिसको सम्मान दिया जा रहा है वो कम से कम 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों की अवधि में, ठीक पिछले जिस वर्ष दिया गया, मान लीजिए 2020 में दिया गया तो 2019 तक ये प्रकाशित हो चुकी हो। तो साल 2010 से 2019 की अवधि में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करने के बाद 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए मराठी के 10 प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उपन्यास सनातन
क्वेश्चन शरण कुमार लिम्बाले को लेकर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान 2020 किस पुस्तक को दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, सनातन होगा। आप देखते हैं इस पुस्तक के सम्मान में जो सरस्वती सम्मान इनको दिया गया, इस सम्मान में इनको क्या प्राप्त हुआ, तो इस सम्मान में इनको 15 लाख रुपए का पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ। ये 3 चीजें 15 लाख रुपए नगद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह यानी प्राप्त हुआ। सरस्वती सम्मान जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको ध्यान होना चाहिए पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। जी हाँ, सन 1991 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के 4 खंडों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो आपने यहाँ से सीखा शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। 2019 का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोहे को दिया गया था। उनकी पुस्तक थी चेकबुक, जिसके लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया था। यह सम्मान किसके दिया जाता है, यह सम्मान किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत उल्लेखित सभी 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता हो और वह पुस्तक जो लिखा हो वह कम से कम पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हो, जिस वर्ष उसको यह सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, और वहां पे हमने सीखा कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी 2003 में 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और पहला संविधान संशोधन 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। इस प्रकार से छोटे छोटे क्रमों में आप पूरे फैक्ट्स को तोड़ेंगे अपने एग्जाम में क्रैक करने के लिए। आप छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे, आप लिखेंगे, कॉपी और पेन पे लगातार लिखते रहिएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है उनको कनेक्ट कैसे करिए। अब अगर आगे वाले टाइम में कभी भी आपके सामने सरस्वती सम्मान की बात होती है तो सरस्वती सम्मान की बात होते ही आपको दिमाग में तुरंत शरण कुमार लिम्बाले का नाम आना चाहिए। आपको थोड़ा सा पीछे जाना हो तो आपको वासुदेव मोहे का नाम आना चाहिए, और सबसे पहला आपको किसका नाम ध्यान आना चाहिए, हरिवंश राय बच्चन का। और वर्तमान में ये सनातन के लिए इन्हें दिया गया। इतनी चीजें काफी हैं जो कि आपको इस एग्जाम इस क्वेश्चन से लेनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहां पे देखिए जो एक वर्ड लिखा है युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास। यहां एक वर्ड लिखा है युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास। ये एक इंपॉर्टेंट है संयुक्त सैन्य अभ्यास। और किसकी बात की जा रही, क्वेश्चन देखें, भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन कहां किया गया। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो आयोजन ये वज्र प्रहार का हुआ वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही आपको ध्यान आता होगा, जी हाँ, आपको ध्यान आना चाहिए हिमाचल प्रदेश का नाम याद आते ही किसका, हींग की खेती। जी हाँ, भारत में पहली बार हींग की खेती हो रही है हिमाचल प्रदेश में। चलिए इस पे भी आते हैं आगे। तो यहाँ पे बात होती है युद्ध अभ्यास की। भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का वज्र प्रहार का आयोजन कहाँ पे किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया गया, वज्र प्रहार की फोटो देखिए आगे आपके सामने। वज्र प्रहार की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलूह गांव में इसका आयोजन किया गया। यह वज्र प्रहार का 11वां संस्करण था। जी हाँ, यह वज्र प्रहार का 11वां संस्करण था। वज्र प्रहार एक युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, युद्ध अभ्यास। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करके कैसे हम रिएक्ट करेंगे, इस सारी चीजों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। अपने आपस में प्रतिद्वंद्वी बना जाता है, उनके साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है कि कठिन के कठिन युद्ध अभ्यास, युद्ध के समय को हम कैसे जी सकते हैं, कैसे कठिन से कठिन युद्ध के समय को हम फेस करेंगे, इसके लिए युद्ध अभ्यास का आयोजन कराया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच मुख्य रूप से हम ये 3 और 1 ये वज्र प्रहार 4 युद्ध अभ्यास का आयोजन करते हैं। देखते हैं एक मिनट। भारत और अमेरिका के बीच पहला है कॉप इंडिया। ये एक एयर फोर्स युद्ध अभ्यास है, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। युद्धाभ्यास ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना का युद्ध अभ्यास है। और मालाबार 2020, ये देखिए 2020 यहाँ लिखा है, ये 2020 से संपर्कित हुआ था, इसके पहले 2019, जो जिस वर्ष ये होता है उस वर्ष आगे से लिखा होता है। तो 9 सैनिक युद्ध अभ्यास है ये। और इसमें देखिए कई लोग भाग लेते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मुख्यतः इसमें भारत, अमेरिका और जापान भाग लेते थे।
लेकिन अब की बार इन्हें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा गया है, नया ये सदस्य है, और ये मालाबार 2020 हुआ, विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। बात हम यहाँ कर रहे थे वज्र प्रहार की, तो वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बखलो में हुआ है और ये 11वां संस्करण था। एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि इस वर्ष का आयोजन 1 वर्ष के अंतराल, इस अभ्यास का आयोजन 1 वर्ष के अंतराल में बारी-बारी से अमेरिका और भारत में होता है। जैसे आपने वाले कहा था सिएटल, वाशिंगटन डीसी, तो ऐसे एक बार अमेरिका में होगा, फिर 1 वर्ष का अंतराल होगा, फिर अगला भारत में होगा, फिर 1 वर्ष का अंतराल होगा, फिर अगला अमेरिका में होगा। तो ये चेंज होता रहता है, 1 वर्ष में अमेरिका में होता है, 1 वर्ष भारत में होता है, फिर लेकिन आपस में 1 वर्ष का अंतर होता है। अगली बात देखिए, वाशिंगटन डीसी आ रही है, क्यों आ रहा है? क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का नाम याद आते ही, नाम लेते ही आपको तुरंत एक करंट का फैक्ट याद आना चाहिए जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। क्या? अमेरिका का 51वां राज्य के रूप में प्रस्ताव दिया गया है वाशिंगटन डीसी का, और यह भी निचले सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है। अमेरिका के 2 सदन होते हैं, भारत में 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन। तो अमेरिका का जो निम्न सदन है उसका नाम निम्न सदन है, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स जिसको बोलते हैं, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया। और उच्च सदन है सीनेट, उसमें प्रस्ताव पारित होने के बाद अमेरिका का यह राज्य बन जाएगा, 51वां राज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है वाशिंगटन डीसी के बारे में फैक्ट मैंने बताया। अब यहाँ देखिए वाशिंगटन डीसी के बारे में आपको और जानना होगा तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में मुख्य रूप से कौन से मुख्यालय हैं? तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया है नासा, IMF और वर्ल्ड बैंक। मुख्य रूप से ये 3 वाशिंगटन डीसी में इनके मुख्यालय हैं। नासा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958। 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो हेड हैं उनका नाम है बिल नेल्सन वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हैं। नासा का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा और स्थापना वर्ष याद रखिएगा। 1958 का वर्ष याद आते ही आपको भारत में भी एक महत्वपूर्ण संगठन का नाम याद आना चाहिए जिसका नाम है DRDO। जी हाँ, DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो IMF आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो MD है वो है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। यहाँ देखिए एक वर्ड आया MD, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं जरा सा। आपको कई नाम ऐसे मिलेंगे करंट अफेयर में, जैसे CEO, COO, CFO, MD, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं सर? तो देखते हैं CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CFO का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जी हाँ, तो यहाँ के जो MD हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD है, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इसकी? मुख्य अर्थशास्त्री हैं इनकी गीता गोपीनाथ। जी हाँ, गीता गोपीनाथ हैं, चूंकि भारतीय मूल की हैं इस नाते इनका नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, लेकिन ये काम करना स्टार्ट किया था 27 नवंबर 1945 में। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था इसके बारे में। आगे बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इन सब चीजों के बारे में आगे जैसे करंट अफेयर में इनके फैक्ट्स आएंगे, इनके बारे में और विस्तृत से चर्चा की जाएगी। तो आपको मुख्य रूप से यहाँ हमारा क्वेश्चन था, देखिए करंट अफेयर में ऐसी चीजें कनेक्ट होती जाती हैं। अब ऐसी चीजें आप कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको आसान हो जाएगा करंट अफेयर को अपने ध्यान में रखना। हम यहाँ देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वज्र प्रहार की। मूल रूप से पूरा क्वेश्चन जो था वज्र प्रहार को लेकर के था, और वज्र प्रहार से देखिए हम वर्ल्ड बैंक पे आ गए। आपस में कैसे चीजों को कनेक्ट करना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जीव नाकादुबा सिंगल रामास्वामी सदस्यों क्या है? तो नाकादुबा सिंगल रामास्वामी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है तितली, चिड़िया, सरीसृप, प्राइमेट। तो इसका आंसर होगा तितली। इसका आंसर क्या होगा?
तितली। ठीक है, तो ये क्या नाम, नाकादुबा सिंगल रामास्वामी सदाशिव। ये तितली का नाम है जो हाल ही में अभी पश्चिमी घाट में खोजी गई है, और इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखिए ये सामने आपकी फोटो आ गया तितली का, इसका नाम है नाकादुबा सिंगल रामास्वामी सदाशिव। तो यहां देखेंगे लेपिडोप्टेरिस्ट। लेपिडोप्टेरिस्ट क्या होता है? लेपिडोप्टेरिस्ट वह व्यक्ति होता है जो तितलियों और पतंगों का अध्ययन करता है। तो जी हाँ, इन्हीं लेपिडोप्टेरिस्ट का एक समूह था, एक भारतीय दल है, एक अखिल भारतीय दल अनुसंधान का एक भारतीय दल। पहली बार ऐसा है जो पूर्ण रूप से सभी सदस्य भारतीय हैं। जी हाँ, काले सदाशिवन, बायजू के, राहुल खोत, रामास्वामी नायकर, इन 4 लोगों ने इस तितली की खोज की और इस तितली का नाम रखा रामास्वामी सदाशिव। जी हाँ, इस तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है, इसे नाकादुबा सिंगल रामास्वामी सदाशिव कहा जाता है। और यह इसकी खासियत क्या है? ये ब्लू बटरफ्लाई की जाती है। एक लाइन की ब्लू बटरफ्लाई है, आपने अभी पिक्चर में देखा, एक लाइन की ब्लू बटरफ्लाई है जो कि नाकादुबा जीनस से समूह से संबंधित। जीनस हमारी प्रजाति, जैसे हम हैं, हम हमारी एक जाति होती है, उससे ऊपर की जो एक जाति होती है उसको हम जैसे गोत्र जो हम कह सकते हैं, आपका गोत्र। तो इसी प्रकार से जो तितलियां होती हैं, जो पतंगे होते हैं, उनको जीनस एक समूह होता है जिसके अंतर्गत उनकी एक और प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नाकादुबा जीनस से संबंधित है, इस नाते एक नाम उनका नाकादुबा दिया गया। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट जो लाइन है इनकी सब फैमिली है लाइकेनिडाई। ये इनकी सब फैमिली है और ये भारत और श्रीलंका से लेकर पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सामोआ तक फैले हुए हैं। इस क्वेश्चन में ये सारे चीजें, जितनी जानकारी है आपको पीडीएफ में द्वारा दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये नाम, जो नाम है नाकादुबा सिंगल रामास्वामी सदाशिव, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी खोज जो हुई, ये खोज हुई पश्चिमी घाट से खोजी, पश्चिमी घाट में खोजी। और किसके द्वारा खोजी? अखिल भारतीय अनुसंधान दल, जिसमें ये 4 लोग शामिल थे और इन्होंने तितली की एक नई प्रजाति की खोज की। ठीक है, ये संयोग है कि इनका नाम रामास्वामी है और यहाँ पे भी रामास्वामी है, लेकिन वास्तव में इसका जो नामकरण किया गया वो भगवान श्री राम के नाम पे किया गया। और चूंकि कारण क्या है भगवान श्री राम के नाम पे करने का? क्योंकि भारत और श्रीलंका के मोस्टली इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो इन क्षेत्रों में पाए जाने के लिए नाते, चूंकि भगवान राम भी उन्हीं क्षेत्रों से जुड़े, भारत और श्रीलंका के संबंधों को जोड़े, अगर आप तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम का नाम आएगा। उसी प्रकार भगवान श्री राम के नाम पे ही इनका नाम रखा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों को ये जोड़ती हैं। बात ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रजाति खोजी गई, ये माना कैसे गया कि प्रजाति को अपना एक पहचान मिला? तो जर्नल ऑफ थ्रेटेड टैक्सा, इसमें जिस प्रकार ये जर्नल ऑफ थ्रेटेड टैक्सा में ये हिस्सा मिला, इसको आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तितली की प्रजाति को 1 दशक पहले ही खोजा गया था, लेकिन पश्चिम घाट के अगस्त मलाई में, लेकिन अब इसे जर्नल ऑफ थ्रेटेड टैक्सा में जगह मिल गई है। जर्नल ऑफ थ्रेटेड टैक्सा में स्थान मिलने के बाद ही इसको अपनी पहचान मिल गई। यहाँ एक अलग प्रकार की, एक अलग प्रजाति की तितली है, उस तितली का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रखा गया। एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक समाज है इनका, जिसमें नाम पंजीकृत हो जाने के बाद, जिसमें नाम छप जाने के बाद ये माना जाता है कि हाँ, इस प्रकार की प्रजाति भी अस्तित्व में है या पाई जाती है। चलिए, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है ये तितली का नाम नाकादुबा सिंगल रामास्वामी सदाशिव। ये पाई कहाँ गई? पश्चिमी घाट में पाई गई। साफ साफ यहाँ लिखा मैंने, पश्चिमी, इस तितली की प्रजाति को 1 दशक पहले पश्चिमी घाट के अगस्त मलाई में पाया गया और अब इसे जर्नल ऑफ थ्रेटेड टैक्सा में जगह मिल गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि भारतीय अनुसंधान दल है जिसने इसको खोजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में सूचकांक का अपना एक स्थान होता है जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा है आइसलैंड।
जी हाँ, प्रथम स्थान पर रहा आइसलैंड, द्वितीय स्थान पर रहा फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है नॉर्वे। भारत कहाँ पे रहा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, भारत है आपका 15 या भारत आपका 140वें स्थान पे। भारत आपके 140वें स्थान पे। कुल 156 देशों की बात की गई, कुल 156 देशों की रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें भारत का स्थान है 140वां। 2020 में भारत का स्थान था 112वां, जो कि कुल 153 देशों में था। ये एक खराब रिपोर्ट है भारत के लिए, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत 15वां संस्करण है ये 2021 का जो संस्करण है, ये चौथा संस्करण है, 15वां संस्करण है। का ये 15वां संस्करण है। विश्व आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक फोरम की बात की जाए तो विश्व आर्थिक फोरम की जो मुख्यालय है वो है कोलोन। वो क्या है? कोलोन स्विट्जरलैंड। जी हाँ, कोलोन स्विट्जरलैंड विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय है। और यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, विश्व आर्थिक फोरम की आर्थिक बैठक। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक एक फिक्स क्वेश्चन रहता है लगभग हर वर्ष। ये होता था दावोस में। जी हाँ, हर वर्ष ये होता था दावोस में। अब की कोरोना आ गया, कोरोना के नाते ये बढ़ के चेंज हुआ। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है ल्यूसन बर्गेनस्टाक, जहाँ पे किया गया कि ये आयोजन किया जाएगा, लेकिन अंत में ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। क्वेश्चन बनेगा विश्व आर्थिक फोरम की 2020 की आर्थिक बैठक कहाँ की गई? तो विश्व आर्थिक मंच फोरम की 2020 की आर्थिक बैठक सिंगापुर में की गई। इसके पहले केवल एक बार ऐसा हुआ कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक दावोस में ना होकर वहां से कहीं और हुई। वो कब हुआ? 2002 में। 2002 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि तब 9/11 का अटैक हुआ था और उस समय एकजुटता दिखाने के लिए या वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 15वां संस्करण है और भारत का स्थान है 140वां। 2020 में भारत का स्थान था 112वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी मेहनत उन 3 दिनों के लिए हो रही है। उन 3 दिनों में आपको क्या क्या कितने कितने तरीकों से और कितना बेहतर करना है ये तय आप करेंगे। मैं शुरू में ही बोला वो 3 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन 3 दिनों के लिए लगातार मेहनत करनी है और जज्बा बनाए रखना है। कोरोना आर्थिक महामारी है, उसके बीच भी हम तैयारी जारी रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तैयारी सही दिशा निर्देश में चलती रहे और सही तरीके से चलती रहे, ये भी आवश्यक है। ऐसे सिलेबस को टच ना करें जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या नहीं पढ़ने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है, ये समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आपको फोकस करना होगा। और लक्ष्य अकेडमी पूरी तरह समर्पित है उन सिलेबस ओरिएंटेड एग्जाम के लिए, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी के लिए जो कि आप एग्जाम में आना है। हम केवल उन्हीं चीज़ों को तय करेंगे, उन्हीं चीज़ों को सफ़र को हम गुजरेंगे, उन्हीं सफ़रों से हम गुजरेंगे जो कि आपके एग्जाम के पेपर से होके गुजरता। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन संबंधित है। यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंदी का दिमाग लगाएं तो आदित्य वर्ड है किसका पर्यायवाची? आदित्य पर्यायवाची होता है सूर्य का। ठीक है, तो आदित्य मिशन संबंधित है किससे? सौर मिशन से। आपको पता ही है हम चंद्रमा मिशन के लिए कौन सा मिशन यूज करते हैं? चंद्रयान। और मंगल मिशन के लिए मॉम। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आदित्य L1 मिशन जो है वो क्या है? PSLV C56। PSLV C56 से, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस मिशन को PSLV C56 द्वारा दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 तक, पहले दिसंबर 2021 था, फिर अब सुनाई दे रहा है जनवरी 2022 तक शुरू होने की उम्मीद है। और ये आपको पता है कोई मिशन किसी उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करना। जी हाँ, सूर्य इकलौता है, आग का गोला है, उसी तरह हमको चमकना है। तो सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करना, इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना
ये मुख्य उद्देश्य है आपके आदित्य 11 मिशन का, और यह भारत का पहला सौर मिशन होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। भारत का पहला सौर मिशन होगा आदित्य 11 मिशन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल से हैं। अप्रैल को मैंने बताया आपको 3 पार्ट में 4 पार्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कहां आयोजित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण का समय है, और महिला सशक्तिकरण में ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 कहां आयोजित होगा। ऑप्शन है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इटली, इंग्लैंड। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि फीफा की टीम में लगभग, ये देखिए फीफा 2023 का ये आपका लोगो बन के आ गया। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब तक 32 टीमें एक साथ 32 टीमें एक साथ इस फीफा वर्ल्ड कप में प्रतिभाग करेंगी। फीफा का फुल फॉर्म आपको जानना आवश्यक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, ये फीफा का फुल फॉर्म है, इसे ध्यान रखें, नोट कर लें और याद कर लें। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। यह कुल 211 राष्ट्रीय देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 211 राष्ट्रीय देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल के विकास के लिए, फुटबॉल एक गेम है, उसको एक कल्चर बनाने के लिए काम करते हैं। फीफा द्वारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये भी है कि फीफा द्वारा हर साल सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी को एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है फीफा क्लोन द'ोर। ये हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी, इसको यह पुरस्कार दिया जाता है फीफा क्लोन द'ोर। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की बात हो रही है, वो कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में होना है कतर, दोहा। जी कतर, दोहा, यहां पे होना है फीफा मेंस वर्ल्ड कप। फीफा का आदर्श वाक्य होता है फॉर द गेम और द वर्ल्ड, फॉर द गेम और द वर्ल्ड। और फीफा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको वर्तमान के अध्यक्ष के बारे में जानना चाहिए। नियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहली बात तो जो आपको 2 निकालने हैं वो क्या निकालने हैं? फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में होगा कतर और दोहा में। ये 2 क्वेश्चन आपको यहां से निकालने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको निकलेगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जो 32 टीमें एक साथ वर्ल्ड कप में प्रतिभाग कर रही हैं। फीफा का फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए यहां से, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी मुख्यालय कहां पे? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, हर क्वेश्चन को मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन दूं, उससे ज्यादा से ज्यादा मैटर आपको मैं देने का प्रयास करूं। मैंने पहले भी कहा करंट अफेयर एक सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको जीना है। करंट अफेयर जी के आप जितने आसानी से समझ सकते हैं उतने आसानी से आप कभी भी करंट अफेयर नहीं समझ। अगर आप चाह रहे हैं करंट अफेयर आप डेली पढ़ें और आपको याद रहे तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। करंट अफेयर जिया जाता है। जितने ज्यादा चीजों को आप, भारत एक बड़ा देश है, आप भारत को अपना घर मान लीजिए, उसमें घटित होने वाली घटनाओं को आपको वर्तमान में पता होता रहना चाहिए। तो उन घटनाओं को आप जैसे जैसे जानते जाएंगे, आप कनेक्ट करते जाएंगे चीजों को, और जितने ज्यादा आप कनेक्ट होंगे चीजों से उतने ज्यादा आपके लिए आसान होता जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 है 17वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मैं आपको बता दूं, 17वां बिम्स्टेक बैठक का आयोजन कहां किया गया। और बिम्स्टेक एक ऐसा ग्रुप है जो कि बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द के देशों से बना हुआ है। तो 17वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है आपका श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। श्रीलंका के कोलंबो में देखते हैं, ये देखिए एक मैप बन के आ गया। मैप में आपने 7 देश है बिम्स्टेक में कुल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और भारत। इन 7 देशों के ग्रुप को जोड़ करके बनता है बिम्स्टेक। और मंत्री स्तर की बैठक थी, चूंकि मंत्री स्तर की बैठक थी तो भारत की ओर से किस मंत्री ने इसमें भाग लिया? तो जी हाँ, आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रकट हो गए हैं। एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। जी हाँ, ऐसे ही प्रकट होना है आपको। जिस प्रकार एस जयशंकर साहब प्रकट हो रहे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम के रिजल्ट में प्रकट होना है। और जैसे प्रकट होंगे घर में खुशियां आ जाएंगी,
और आपका भी मन गदगद हो जाएगा। जी हाँ, आपका मन भी गदगद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की सफलता को प्राप्त कर लिया होगा। तो लगे रहिए लक्ष्य के साथ। लक्ष्य मंत्र आपको हमेशा आपके एग्जाम से संबंधित चीजों को मुहैया कराता रहेगा। तो चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। एस जयशंकर जी साहब ने इन्होंने बैठक में हिस्सा लिया और भारत की तरफ से हिस्सा लिया। 17वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका के कोलंबो में। आगे और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। देखें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17वीं बिम्स्टेक बैठक में भाग लिया। इस बैठक का आयोजन वर्चुअली किया गया, कोरोना के कारण सब घर से ही हो रहा है। आप भी पढ़ रहे हैं घर से, हम भी पढ़ाते थे, हम भी पहुंच गए घर से, सब घर से हो रहा है। तो सब वर्चुअल चल रहा है। कोलंबो में हुआ, और कोलंबो में कहाँ हुआ? इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने किया। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, आपको पता है। तो कोलंबो में हुआ। अब बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक होता है एक, इसके अलावा एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम प्रमुख जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इंसेंटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, जो आप देख सकते हैं। ये एक क्षेत्रीय संगठन है और इसमें कुल 7 देश शामिल हैं। मैंने बताया भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। ये देश जो आते हैं, ये 5 देश जो आते हैं वो दक्षिण एशिया से आते हैं। जी हाँ, ये 5 देश कहां से आते हैं? दक्षिण एशिया से आते हैं। और जबकि 2 देश जो और हैं, थाईलैंड और म्यांमार, ये दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। तो ये इस प्रकार हम 2 भागों में इनको बांट सकते हैं। और इसका मुख्यालय कहां पे है? बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका मुख्यालय है। करंट अफेयर में बांग्लादेश टर्न हीरो। करंट अफेयर में बांग्लादेश संबंधित चीजें आपको इतनी मिलेंगी। भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध इस समय इतना स्ट्रांग है, इतने अच्छे दौर से गुजर रहे हैं कि आपको बताऊं एक पूरी क्लास इस संबंध पे ली जा सकती है। आप ऑफलाइन क्लास लेते थे तभी आपको बताया जाता था, ऑनलाइन क्लास में भी बताया जा रहा है। ढाका के बांग्लादेश से अभी हम चर्चा करेंगे। आगे क्वेश्चन में फिर बांग्लादेश की चर्चा आएगी, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश ढाका में इसका मुख्यालय है। और द बे ऑफ बंगाल इंसेंटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें ये 7 देश आते हैं। इसकी बैठक का आयोजन श्रीलंका में वर्चुअली किया गया कोलंबो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आहा, ये तो बम आ गया। जी हाँ, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। और इससे आपको, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में गारंटी ली थी कि मैं आपको गारंटी लेता हूं कि पूरे साल में कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी, वैसे मैं इसकी भी गारंटी ले सकता हूं कि ये क्वेश्चन पूरे साल में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वजनी क्वेश्चन है दोस्तों, वजनी क्वेश्चन है, उसको इतनी वजनी रूप से लीजिएगा। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सभी वजनी नाम भी, अमिताभ बच्चन महानायक, विनोद खन्ना, रजनीकांत, कमल हसन। तो यहाँ किसका नाम आएगा? यहाँ नाम आएगा रजनीकांत। तलाइवा, जी हाँ, रजनीकांत। आगे देखते हैं, रजनीकांत का नाम आएगा। रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान किया गया। ये देखिए रजनीकांत साहब आ गए, बहुत शानदार स्टाइल में। घर में आप लोग भी चश्मा लगा के स्टाइल मारते होंगे, है ना? तो वैसे ही हंसते खेलते पढ़ना है इनको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सफलता तो झक मार के आएगी। जी हाँ, रजनीकांत की बात हो रही है, तलाइवा की, द ग्रेट एक्टर। चलिए अगला स्लाइड देते हैं। रजनीकांत को 2019 का, जी हाँ, रजनीकांत को 2019 का 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए रजनीकांत का ध्यान आप रखेंगे, लेकिन रजनीकांत का ध्यान आप रखेंगे, लेकिन वर्ष 2019 भी ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया? तो आप वहाँ 2020-19 में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है आपको, 2019। जी हाँ, रजनीकांत को 2019 वर्ष के लिए ऐसा पुरस्कार दिया गया। और चौथा पुरस्कार है 51वां पुरस्कार है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखने हैं। दादा साहब फाल्के कौन है भाई? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया था, भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहते हैं दादा साहब फाल्के को। और किस लिए कहते हैं? इन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई थी भारत की, जिसका नाम है
राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन इन्होंने किया था और दादा साहब फाल्के को भारत में फिल्म का पितामह कहते हैं, फिल्म जगत का पितामह कहते हैं। और इससे पूर्व 2018 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को 50वां पुरस्कार मिला था। 1969 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और ये ऐसे कलाकारों को दिया जाता है जो सर्वोच्च सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। उसका एक संगठन है जिसका नाम है फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और सिल्क स्क्रॉल तथा एक शॉल दिया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप वहां से नोट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, जो उनके जनक है दादा साहब फाल्के, पूरा नाम जो है उनका धुंधीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का इन्होंने निर्देशन किया था और 1913 में जो आई थी। और पहली विजेता जो है इसकी है वो है देविका रानी। तो रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और 51वां पुरस्कार 2019 वर्ष के लिए दिया गया और इसके पहले 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक संगठन फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या क्या दिया जाता है सर? इसमें दिया जाता है 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल और प्रमाण पत्र तथा एक सिल्क स्क्रॉल तथा एक शॉल। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अंकिता पटेल, मल्लिका श्रीनिवासन, सुमन चौधरी, वैष्णवी प्रजापति। इसका सही आंसर होगा मल्लिका श्रीनिवासन। जी हाँ, मल्लिका श्रीनिवासन को पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पीईएसबी एक ऐसी संस्था है जो सभी सार्वजनिक क्षेत्र, ये देखिए ध्यान दीजिए, मल्लिका श्रीनिवासन को फोटो आ गई, ये मल्लिका श्रीनिवासन है जो कि टैफे की अध्यक्ष है। जी हाँ, टैफे यहाँ आपको दिख रहा होगा, टैफे जी, इसी टैफे की प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष हैं आपकी मल्लिका श्रीनिवासन और इन्हीं मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट, जी हाँ, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट टैफे एक ट्रैक्टर संबंधित संस्था है जो कि इसका निर्माण करती है। लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को कार्मिक मंत्रालय द्वारा एक आदेश से सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन इसके बाद इंपॉर्टेंट एक और लाइन है। अध्यक्ष के पदभार की ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक का पदभार होगा इनका और अधिक 3 वर्ष की अवधि का होगा या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की मंजूरी दी। मतलब या तो 3 वर्ष के लिए टोटल होगा या तो 65 वर्ष की जिस दिन हो गई उस दिन उनको यह पद छोड़ना पड़ेगा। जो पहले आ जाएगा वो माना जाएगा। और यह पहली बार हुआ है, जी हाँ, यह पहली बार हुआ है कि निजी क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई, जैसे आपकी ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल्स हैं, ये सारे सार्वजनिक उद्यम है भारत सरकार के। तो ये सार्वजनिक उद्यम के शीर्ष प्रबंधक, इनके जो हेड्स हैं, इनकी नियुक्ति के लिए सीधे तौर से जिम्मेदार होता है कौन? पीईएसबी। जी हाँ, सीधे तौर से आपका पीईएसबी जिम्मेदार होता है इनके हेड्स को बनाने में, इनके हेड्स को नियुक्त करने में। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को सीधे तौर पे पीईएसबी का अध्यक्ष बनाया गया। पीईएसबी में वर्तमान में एक अध्यक्ष जो कि मल्लिका श्रीनिवासन है, जी हाँ, और इसके बाद 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं जिनके नाम हैं एनके गुप्ता, रिटायर्ड एडमिरल शेखर मित्तल और शैलेश। इन सभी को 3 पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया। तो यहाँ से जाने वाली बात क्या है? यहाँ से जाने वाली बात ये है पीईएसबी के नई अध्यक्ष बनी है मल्लिका श्रीनिवासन। ये टैफे की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थी। टैफे एक निजी कंपनी है, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, निजी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को पहली बार पीईएसबी का डायरेक्ट अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मैंने प्रयास किया है ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाए। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। पीएम कुसुम आपको पता है, पीएम कुसुम मुख्य रूप से किसानों की आय दोगुना करने के लिए चलाई गई एक योजना है जो अपना फुल फॉर्म बताती है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कुसुम, कुसुम का फुल फॉर्म हो गया, देखेंगे पीएम कुसुम। पी फिर प्रधानमंत्री, एम फॉर मंत्री, के फॉर किसान, यू फॉर ऊर्जा, एस फॉर सुरक्षा, यू फॉर उत्थान, एन फॉर महाअभियान। तो पीएम कुसुम ये हो गया। और पीएम कुसुम योजना के तहत पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है जयपुर में। जी हाँ, जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जयपुर के कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव में स्थापित किया गया है पीएम कुसुम के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। यह सौर ऊर्जा संयंत्र लगभग 3.5 एकड़ कृषि भूमि पर 1 मेगावाट की परियोजना के साथ स्थापित किया गया। और मैंने पहले बताया पीएम कुसुम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु पीएम कुसुम योजना शुरुआत की गई है, मुख्य रूप से सोलर पंपों की स्थापना के लिए। सोलर पंपों की स्थापना से खेती करने के लिए, खेती में जो पंपों की स्थापना होती है, पंपों की यूज होता है, उनको सोलर पंपों में कन्वर्ट करने की मुख्य इसकी योजना है। और उसके बाद जो ऐसी भूमियां जो बंजर है, जी हाँ, ऐसी बंजर भूमियों का उपयोग होगा। इसमें ऐसी बंजर भूमियों को सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। उन सोलर पैनल्स को लगाने में इन बंजर भूमियों का उपयोग किया जाएगा, जिस प्रकार वो भी उपयोग में आ जाएंगे। उसके बाद किसानों को अतिरिक्त आय होगी इस पीएम कुसुम के द्वारा। पीएम कुसुम के द्वारा जो सोलर पंप लगाए जाएंगे उनके द्वारा बिजली भी बनाई जाएगी, और वो बिजली जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी, जिसके द्वारा सोलर पंप चलाने के बाद जो उनकी बिजली बन जाती है, बच जाती है, उस बिजली का ये विक्रय भी कर सकते हैं मार्केट में। जो नज़दीकी पावर ग्रिड होगा वो उनसे बिजली खरीद भी लेगा। इस प्रकार से अतिरिक्त आय होगी किसानों की, और जिसके द्वारा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2022 तक किसानों को आय दोगुनी करने के लिए यह आसान हो जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान एवं किसान ऊर्जा और सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत पहली जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाई गई वो जयपुर के कोटपुतली तहसील के भालोजी गांव में लगाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के राज्यपाल हैं? जी हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है। विश्वभूषण हरिचंदन की फोटो है। विश्वभूषण हरिचंदन जी को या किस राज्य के राज्यपाल है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। 2 अप्रैल 2021 को यह पुरस्कार इनको दिया गया। राज्यपाल हैं ये जो आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन को, और यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया। वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया एम वेंकैया नायडू के द्वारा। और क्या ओकेजन क्या था? तो ओकेजन था सरला देवी की 600वीं जयंती। जी हाँ, आदि कवि सरला देवी की 600वीं जयंती थी, और सरला साहित्य संसद का 40वां वार्षिक समारोह था। इसके दौरान यह कटक में आयोजित कार्यक्रम में इनको यह पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, और ये सरला साहित्य संसद द्वारा स्थापित किया गया है इस पुरस्कार को। और कलिंग रत्न पुरस्कार में सरस्वती जी की एक चांदी की प्रतिमा, एक तांबे की पट्टिका प्रदान की जाती है, जो कि किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सरला साहित्य संसद के द्वारा। और वर्ष 2007 में इस पुरस्कार हर साल वर्ष 2007 से पुरस्कार शुरू किया गया। और ओडिशा का एक योग्य व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई किसी लिखने के क्षेत्र में होना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे, राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। कलिंग रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये 2007 से स्टार्ट हुआ था। और उड़ीसा भाषा में साहित्य में सरला दास के योगदान के कारण उन्हें उड़ीसा साहित्य का जनक भी कहा जाता है।
देखिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सभी अपने अपने एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को क्या कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको पुरस्कार दिया गया कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 2007 में शुरू किया गया। और किसके लिए शुरू किया गया? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया हो उसको पुरस्कार दिया जाता है। अभी वर्तमान में कटक में यह आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती थी जिसके आयोजन किया गया और सरला साहित्य संसद की 40वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक है, और आप ध्यान ये भी रखेंगे कि आदि कवि सरला दास को ओडिशा साहित्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किस सम्मानित किया गया? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे जो ऑप्शन दिए गए हैं सोमा राय, रुमाना सिन्हा सहगल, सस्मिता लिंका, ये लिंका होगा, लिंका लिखा है, लिंका, सस्मिता लिंका, सोनू सूद। जी हाँ, इतने पुरस्कार लिखे गए हैं, इतने लोगों के नाम लिखे गए हैं। इसमें से सही आंसर जो आपका हो क्या है? रुमाना सिन्हा सहगल। जी हाँ, रुमाना सिन्हा सहगल को कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और एक उभरती हुई सामाजिक व्यक्ति हैं रुमाना सिन्हा सहगल। देखते हैं, ये देखिए आपके सामने फोटो आ गया नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का, और ये प्राप्त है किसको? रुमाना सिन्हा सहगल को। जी हाँ, ये है रुमाना सिन्हा सहगल। और ध्यान से देखेंगे तो डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। ये वर्ष है 2021 के, और ये किसे दिया गया? ये दिया गया रुमाना सिन्हा सहगल को। जी हाँ, रुमाना सिन्हा सहगल के बारे में बहुत सारी जानकारी है। क्यों दिया गया? दिया गया इसलिए क्योंकि उन्होंने विभिन्न सामग्रियों के पुनर्चक्रण, रिसाइकल और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के रचनात्मक उपयोग से नवीन और कार्यात्मक हरित उत्पादों का विकसित करने में योगदान दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण का समय है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, ऐसे में आवश्यक है कि हम चीज़ों का रिसाइकिल करें, उनका कम से कम कई बार उपयोग करें, और इसके लिए इन्होंने एक बहुत शानदार कार्यात्मक कार्य किया जिसके लिए पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा और कई पुरस्कार मिले हैं उनको। अंडर 15 बिजनेस लीडर राष्ट्रव्यापी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है 2021 का। इसके द्वारा इन्फ्लुएंसर शिखर सम्मेलन में इनको इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 बताया जा चुका है। इसके अलावा महिला और बाल विकास सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया जिसके लिए इनको रेक्स कर्मवीर चक्र रजत ये प्राप्त हो चुका है। ग्लोबल फेलोशिप पुरस्कार 2019 प्राप्त हो चुका है। तो कई पुरस्कार हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इस नाते बन जाता है क्योंकि एक महिला जो इतना शानदार कार्य कर रही हैं, इनके सम्मान में इनको इतने सारे पुरस्कार दिए गए हैं और सभी अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट पुरस्कार है जिनको यह प्राप्त किया गया। और एक और मैंने बताया यहाँ पे देखिए 2018 में इन्हें मिसेस यूनिवर्स सक्सेसफुल के रूप में भी सम्मानित किया गया था, उसका ताज इन्होंने पहना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है इनका? रुमाना सिन्हा सहगल, और इन्हें क्या दिया गया है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत चीजें थोड़ी जटिल हो सकती हैं, फैक्ट में जो बता रहा हूँ थोड़े कठिन हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ही आप इसको रिवाइज करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे पूछूंगा तो आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और चीजें आसान लगेंगी। अभी मेरा पहला वीडियो है, चीजें बतानी है, बड़ी चीजें हैं, और मेरा प्रयास ये है कि मैक्सिमम चीजें जो मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए आपसे अगर मिस हो रहा है तो आपको PDF के रूप में वो प्राप्त हो जाए। इस नाते मैंने पूरा डिटेल एक रूप से आपको दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित अर्घ्या संरक्षण जी क्या है? तो अर्घ्या संरक्षण जी क्या है? अर्घ्या संरक्षण जी है एक फूल का पौधा। जी, एक फूल का पौधा है अर्घ्या संरक्षण जी। इसके बारे में जानते हैं क्या है? तो ये हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार जी, उनके नाम पे रखा गया है। क्यों रखा गया है देखते हैं। तो देखेंगे दक्षिण महाभारत के कोल्हापुर जिले में हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम राकपा प्रमुख शरद पवार के नाम पे रखा गया।
किसने खोजा है पूल? तो इन्होंने डॉक्टर प्रमोद आर लवांड और डॉक्टर विनोद वी सिंपले ने कहा कि नई प्रजाति का नाम पवार के नाम पे रखा जाएगा। और जो कि क्यों रखा जाएगा? क्योंकि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में योगदान दिया था, केंद्रीय कृषि मंत्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस नाते इस प्रजाति का नाम अररिया शरदचंद्र जी रखा जाएगा। कोल्हापुर जिला जो कि इनका का जिला रह चुका है शरद पवार जी का, कोल्हापुर जिला प्रसिद्ध पश्चिमी घाट परिस्थितियों क्षेत्र के लिए आता है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए मशहूर है। जी हाँ, जैव विविधता जहां होगी वहीं नई नई प्रजातियां पाई जाएंगी। तो ये नई प्रजाति पाई गई जिसका नाम राकपा प्रमुख शरद पवार के नाम पे रखा गया। राकपा वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डिस्क फुटेड चमगादड़ देखा गया? चमगादड़, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चमगादड़ की, और ये वही चमगादड़ है जिसने सबको घर में बैठा दिया है ना? ये वही चमगादड़ है जिसने सबको घर में बैठा दिया है। जी हाँ, माना जाता है कि कोरोना संबंधी बीमारी का शुरुआत यहीं से हुआ। बाकी रिसर्च रिसर्च जितनी है चल रही है, जल्दी सच्चाई क्या है पता चल जाएगी। चलिए तो बात करते हैं हाल ही में भारत में किस राज्य में डिस्क फुटेड चमगादड़ को देखा गया है? तो सीधा आंसर मिलेगा मेघालय। जी हाँ, मेघालय वो राज्य है जहां पर आपको डिस्क फुटेड चमगादड़ देखा गया। भारत में वर्तमान में कुल 130 प्रजाति की चमगादड़ पाए जाते हैं। ये देखिए डिस्क फुटेड चमगादड़ आपके सामने है। डिस्क फुटेड चमगादड़, पैर देखिए इसके डिस्क की तरह है ना? फुटेड मतलब पैर और डिस्क मतलब देखेंगे ये एरिया, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये एरिया देखिए डिस्क टाइप के हैं, तो इसका नाम पड़ गया डिस्क फुटेड चमगादड़। अप्रैल 2021 मैंने बात की, अप्रैल 2021 में मेघालय के बांस के वृक्षों पर रहने वाले भारत के पहले डिस्क फुटेड चमगादड़ को देखा गया। भारत के पहले, और वर्तमान में भारत में कुल 130 हो गई है संख्या चमगादड़ों की। भारत में इस खोज के साथ चमगादड़ों की इस प्रजाति की संख्या 130 हो गई है। और ये बांस की टहनी, बांस की जो टहनी होती है उसकी शाखाओं के जोड़ पर रहते हैं। टहनी और शाखा जो होती है उसके जोड़ पर रहते हैं, अपने डिस्क पंजों के आंतरिक भाग से चिपक कर रहते हैं, जिसके नाते इनका नाम पड़ गया डिस्क फुटेड चमगादड़। मुख्य रूप से यह चमगादड़ म्यांमार में पाए जाते थे। म्यांमार से अपने निकटतम ज्ञात स्थान से लगभग 1000 किलोमीटर के पश्चिम में स्थित नोंगखलेम वन जीव अभ्यारण्य के निकट मेघालय के लाइलाट क्षेत्र में डिस्क फुटेड बैट देखा गया। बैट इंग्लिश है चमगादड़ की, आप मत समझ लीजिएगा कि एग्जाम वाला बैट आ गया, सॉरी एग्जाम वाला कह रहा हूँ, खेल वाला बैट। खेल वाला बैट मत खेलिएगा, कोरोना चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लूडो खेलिए। अगर आप खेलने के लिए तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, लूडो भी मत खेलिए, क्वेश्चन पेपर खेलिए। जी हाँ, पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करिए, ज्यादा समय परीक्षा के लिए लगाइए, परीक्षा तैयारियों के लिए लगाइए। आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारी तैयारी, जितना भी मेहनत सभी के द्वारा किया जा रहा है, लक्ष्य मंत्रा की पूरा टीम के द्वारा किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है? वो मात्र 3 दिन के लिए किया जा रहा है। मैं शुरू में कहा वो 3 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। जी हाँ, वो 3 दिन आपको से कोई नहीं छीन सकता, और वो 3 दिनों में ही आपको सारे जलवे दिखाने हैं अपने। चलिए बात करते हैं पेपर पे, क्वेश्चन पे। तो ये चमगादड़ हो गया, इसकी संख्या भारत में अगर इस चमगादड़ को प्रजाति को जोड़ देते हैं तो संख्या हो गई 130। और मेघालय के लाइलाट क्षेत्र में यह देखा गया। अब तक यह प्रजाति दक्षिणी चीन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार के कुछ इलाकों में देखी गई थी। इन खोज के बाद मेघालय में चमगादड़ की संख्या हो गई 66। तो संख्या अगर आप ध्यान रखेंगे तो 66 हो गई मेघालय में, 130 हो गई भारत में, है ना? और देखा कहा गया मेघालय में देखा गया। विशेषता क्या है? बांस की टहनी और शाखा के बीच में पंजा चिपका के रहता है। पंजे की आंतरिक भाग के कारण इसका नाम पड़ गया डिस्क फुटेड चमगादड़। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछेगा मीराबाई चानू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है ना? मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, क्रिकेट, फुटबॉल,
भारोत्तोलन, तैराकी, है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए भारोत्तोलन। जी हाँ, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। क्वेश्चन पूछा है किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, राज्य से, किस राज्य से संबंधित है। इसका आंसर क्या है, मणिपुर। मणिपुर से संबंधित है भारत की भारोत्तोलन की खिलाड़ी मीराबाई चानू। चलिए, मीराबाई चानू का फोटो लगा हुआ है इन्होंने हाल ही में, देखते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो फैक्ट है, मीराबाई चानू ने 17 अप्रैल 2021 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एक नया क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड कांस्य पदक हासिल किया। अब ये क्या है, क्लीन एंड जर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लीन एंड क्या होता है, क्लीन एंड जर्क या भारोत्तोलन की एक तकनीक है जिसमें बारबेल को, बारबेल मतलब वही जो उठाया जाता है, जो वेट उठाया जाता है, बारबेल को कंधे की ऊंचाई तक उठाया जाता है और फिर ऊपर की ओर झटका दे दिया जाता है ना। नीचे से उठाए, कंधे के ऊपर तक उठाए, उसके बाद ऊपर उठा दिया। इसी तरीके की तकनीक को क्या कहा जाता है, क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क के जो तकनीक है, इन्होंने इसमें विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस विश्व रिकॉर्ड कैसे बनाया है, तो 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने क्या किया, स्नैच में 46 किलोग्राम का भार उठाने के बाद क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड बनाने करते हुए 119 किलो का भार उठाया और वह कुल 86 और 119 मिलाकर 205 किलोग्राम के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसके पहले क्लीन जर्क में कुल 118 किलोग्राम का रिकॉर्ड था, जो कि अब टूट के हो गया 205 किलोग्राम का। ठीक है, मैंने पहले बता ही दिया क्लीन एंड जर्क क्या होता है। तो यहाँ मेन क्वेश्चन क्या था, मीराबाई चानू के साथ संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है और उज्बेकिस्तान। देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में यह खेल हुआ। कौन सा खेल हुआ, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। क्वेश्चन पूछूंगा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां पे हुआ, तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसमें नियुक्त किया गया है। भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके पास है, सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, सुकुमार सेन, राजीव कुमार। क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का आंसर होगा, ये देखिए फोटो सामने आ गई। ये किसकी फोटो है, ये फोटो है ये फोटो है सुनील चंद्रा की। सुनील चंद्रा को 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार दिया गया। पदभार उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। जी हाँ, भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, जिनका स्थान लिया सुशील चंद्रा। ठीक है, सुनील अरोड़ा वर्तमान में कहां के राज्यपाल हैं, गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं। वर्तमान में ये गोवा के राज्यपाल हैं, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला इसमें फैक्ट क्या है, 1980 में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी चंद्रा 15 फरवरी 2019 से निर्वाचन आयोग के रूप में कार्य करते रहे। जी हाँ, ये किसके बारे में है, सुनील चंद्रा जी के बारे में है। जब सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उस समय भी सुशील चंद्रा निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो में से एक वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार जी, एक पद खाली है, और इसके पहले इस स्थान पे कौन था, सुशील चंद्रा जी थे। सुशील चंद्रा जी 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके पहले 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा। अगला आपको जानकारी होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत, संविधान अनुच्छेद 321 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है और किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है, 324(2) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। ठीक है, और इसके अलावा 2 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें एक है राजीव कुमार जी और दूसरे अभी पद खाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास लापेरास का आयोजन कहां किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आता है। तो इस पे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, पूर्वी हिंद महासागर। जी हाँ,
पूर्वी हिंद महासागर इसका आंसर होगा। लापेरास फ्रेंच यानी फ्रांस की सरकार द्वारा कराया गया एक युद्धाभ्यास है। ये देखेंगे, ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र में लापेरास किसके द्वारा किया था? फ्रांस की सरकार द्वारा। फ्रांस की नौसेना के नेतृत्व में लापेरास का अभ्यास किया गया और 2019 में लापेरास शुरू किया गया था। संयुक्त लापेरास का पहला संस्करण था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के जहाजों ने हिस्सा लिया था। विश्व में वर्तमान में इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। वर्तमान में इसमें भारत ने हिस्सा लिया। और ये कब हुआ, कहाँ हुआ? तो ये 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक हुआ। कहाँ पे हुआ? पूर्वी हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए अब लापेरास के बारे में देखें अगर, तो लापेरास के अभ्यास में मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय और परस्पर संचालन हेतु इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, और अब की बार जो है इसमें क्वाड की सभी सदस्य, क्वाड देश हैं जितने, उसके सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। क्वाड देश क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है क्वाड का? तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटीज डायलॉग, चतुर सुरक्षा संवाद है ये शिंजो अबे साहब जो थे हमारे, शिंजो अबे साहब जो वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था जिसे भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया था, जिसके बाद क्वाड की संरचना बनाई गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना करना और शक्ति का संतुलन बनाए रखना। मतलब कोई भी ऐसा देश ना हो जिसके पास ज्यादा शक्ति हो जाए, कोई एक ऐसा देश ना हो जिसके पास कम शक्ति हो जाए, तो शक्ति का भी संतुलन बना रहे और शांति भी बनी रहे। इन सभी चीजों के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक बहुपक्षीय समझौता था ये। और इसी क्वाड देशों के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और संग में रहेगा फ्रांस, इनके साथ यह अभ्यास किया गया जिसका नाम है लापेरास अभ्यास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते वर्तमान में एशिया प्रशांत महासागर में सारे उद्देश्य इसका था, एशिया प्रशांत महासागर में शांति बनाए रहे। वहां पे चीन का बढ़ता वर्चस्व जो था उसके उद्देश्य को, उसी उद्देश्य चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के उद्देश्य से ही इसको बनाया गया था क्वाड को। और क्वाड शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित था जिसका समर्थन भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने किया था। हमेशा से ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के संबंधों का विरोध करता रहा है चीन, चाहे मालाबार की बात की जाए, चाहे क्वाड की बात की जाए, चीन इसका विरोध हमेशा करता रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित नैनोस्फीयर किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम से क्लियर हो रहा है, नैनोस्फीयर मतलब कोई छोटी सी चीज होगी। सुरक्षा से संबंधित है कि सौर ऊर्जा, सौर से संबंधित है, मापन से संबंधित है कि शिक्षा से संबंधित है? तो जी हाँ, सही आंसर होगा सुरक्षा। सुरक्षा से संबंधित है आपका नैनोस्फीयर। चलिए, और इस नैनोस्फीयर के सामने फोटो आ गई है आपकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल साहब की। जी हाँ, पोखरियाल साहब ने इसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 9 अप्रैल 2021 को विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्फीयर का लॉन्च किया, है ना। और यह क्या कौन सा उपकरण है, किस प्रकार का उपकरण है? तो यह एक एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है जो 10 सेकंड से भी, जी हाँ 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगाने में सक्षम है। किस प्रकार का विस्फोटक? वह विस्फोटक सैन्य हो सकता है, पारंपरिक हो सकता है या फिर घर में बना हुआ विस्फोटक हो सकता है, सभी का पता लगाता है ये आपका नैनो स्निफर। ठीक है, नैनो स्निफर सभी का पता लगाता है। और नैनो स्निफर सूर्य के प्रकाश में पड़ने योग्य कलर डिस्प्ले के साथ दिखाई एवं सुनाई देता है, सुनाई देने की चेतावनी देता है। मतलब जैसे ही सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है उसमें और उसमें खराब हो जाए, ऐसी भी बात नहीं, सूर्य के प्रकाश में भी वो उसी तरह कार्य करेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश ना पड़ने पे किया जाए। मतलब सूर्य के प्रकाश में भी ये पूरी तरह सुरक्षित है। अब बात की जाए कि भाई इतनी बढ़िया चीज बनाई किसने, तो इसने बनाया किसने? IIT बॉम्बे की एक इंक्यूटेड स्टार्टअप है जिसका नाम है, जिसके द्वारा ये नैनोस्फीयर टेक्नोलॉजी बनाई गई। तो मुख्य श्रेय इसको किसको जाएगा? IIT बॉम्बे को जाएगा जिसके द्वारा यह नैनो स्निफर बनाया गया। और ये पूरी तरह 100% मेड इन इंडिया है। ये एक बहुत गर्व की बात है। ठीक है सर, तो आपको जानने वाली बात क्या थी? जानने वाली बात थी नैनो स्निफर क्या है। तो यह किस प्रकार का उपकरण है? यह उपकरण है
एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर, मतलब ऐसे चीजें जो विस्फोटक होती हैं उनका पता लगाने में ये सक्षम होता है, और मात्र 10 सेकंड से भी कम समय में पता लगा लेता है, वो चाहे सैन्य विस्फोटक हो, पारंपरिक हो, या घर में निर्मित विस्फोटक हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मधु क्रांति बहुत ही मीठा क्वेश्चन है ये, मधु क्रांति। जी हाँ, मधु क्रांति क्वेश्चन क्या है? मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी की फोटो देखिए आपके सामने आ गई। आपके वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है नरेंद्र सिंह तोमर जी, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया। क्यों किया? क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य था शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना तथा शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करना। यह मुख्य उद्देश्य था मधु क्रांति पोर्टल का, जिसको लॉन्च किया गया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्रालय का पूरा नाम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मधु क्रांति पोर्टल जो लॉन्च किया गया है किसके अंतर्गत कार्य करेगा? तो ये कार्य करेगा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नेफेड, है ना। इसी नेफेड के अंतर्गत ये कार्य करेगा। चलिए अब पहुंचते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, देखिए गाने वाला क्वेश्चन आ गया सर। राग मैत्री की रचना, जी हाँ, राग मैत्री की रचना किन दो देशों के मित्रता को दर्शाता है? देखिए लास्ट में हम जाएंगे तो बात दोस्ती की करते हुए जाएंगे, और मैंने शुरू में कहा था वर्तमान में दोस्ती की चर्चा किसकी है? वर्तमान में जो दोस्ती की चर्चा है वो भारत और बांग्लादेश। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश इसका आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश की मित्रता को ये दर्शाता है। किस प्रकार दर्शाता है ये देखते हैं। तो ये साहब हैं जिनके लिए यह राग मैत्री की रचना की गई। ये कौन है? ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। जी हाँ, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात शास्त्रीय संगीत गायक डॉक्टर अजय चक्रवर्ती के द्वारा राग मैत्री, जी हाँ, राग मैत्री की रचना की गई। और यह नवीन राग मैत्री बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की स्मृति में समर्पित है, और भारत और बांग्लादेशी ऐतिहासिक मित्रता के तत्वों को शामिल इसमें किया गया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कौन है? तो ये बांग्लादेशी राजनेता है। उन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, बांग्लादेश के जनक के रूप में जाना जाता है, और वो पहले राष्ट्रपति और बाद में अपने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। अभी हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, अभी हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। एक अलग फैक्ट है, ये आपको नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और आज का सेशन आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हम थोड़ा घुमाई भी करेंगे। तो आगे अगला चैप्टर है, अगला सेगमेंट जो है इसका वो है लेट्स ट्रेवल। जी हाँ, लेट्स ट्रेवल में हम राज्यवार कई राज्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा चरम पे है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ पे? लद्दाख चलते हैं आज। जी हाँ, ये देखिए शानदार नज़ारा है लद्दाख का, और लद्दाख में चर्चा करेंगे आज कि लद्दाख की क्या चीज़ें हमारे एग्जाम में फायदा कर सकते हैं। जी हाँ, टोटल एग्जाम को फोकस करके तैयारी करना ही लक्ष्य मंत्रा का पूर्ण रूप से उद्देश्य है। जी, तो लक्ष्य मंत्रा के साथ शुरू करते हैं। लक्ष्य अकेडमी की पहल लक्ष्य मंत्रा, और लद्दाख का अर्थ क्या है? ऊंचे दर्रों की भूमि। जी हाँ, ऊंचे दर्रों की भूमि कहलाती है लद्दाख। और यह लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे ऊपर, आप देखेंगे भारत के मैप में वर्तमान में भारत के मैप में सबसे ऊपर आपको लद्दाख दिखाई देगा, और लद्दाख जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है, मतलब जनसंख्या के मामले में वहां पे सबसे ज्यादा
घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व नहीं, सबसे कम घनत्व दिखाई देगा, है ना। और लद्दाख केंद्र शासित सबसे बड़ा केंद्र शासित, भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना। लद्दाख की सीमाओं के बारे में बात करेंगे तो पूर्व में तिब्बत से ये घिरा हुआ है, दक्षिण में लाहौल स्फीति, जी हाँ लाहौल स्फीति कहाँ की चर्चा की जा सकती है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल स्फीति। और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए है, लाहौल स्फीति में ही पहली बार हींग की खेती की जा रही है। भारत में अभी तक हींग की खेती नहीं की जाती थी, पहली बार लाहौल स्फीति में हींग की खेती की जा रही है। वही लाहौल स्फीति है हिमाचल प्रदेश वाला, और दक्षिण में लाहौल स्फीति, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, और सुदूर उत्तर में काराकोरम दर्रे की उस तरफ जिंजियांग प्रांत से ट्रांस कुल्लू क्षेत्र तक इसका सीमा फैला हुआ है। आगे चर्चा करते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के मठ, क्यों मठ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मानने वाले हैं अनुयायी हैं वो बौद्ध धर्म के हैं, और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा यहाँ रहते हैं। और ये मठ पर्यटकों को न केवल धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि इनकी शानदार वास्तुकला भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इन मठों की शानदार वास्तुकला भी आपको देखनी चाहिए, और पुरानी कलाकृतियां, भित्ति चित्र और इतिहास से जुड़ी दूसरी चीजें अनायास ही पर्यटकों का अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गोपा, जी हाँ ये एक वर्ड है गोपा। तो गोपा तिब्बती शैली में बनने वाले मठ हैं, उनका शांत परिवेश आपको बहुत शानदार लगेगा। यहाँ पे तो शांत परिवेश धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और भी सुदृढ़ करता है, लद्दाख के महत्व को और भी सुदृढ़ करता है। और महत्वपूर्ण मठों की चर्चा करें यहाँ पे तो सबसे महत्वपूर्ण मठों में 4 मठ आते हैं यहाँ पे। वैसे मठों की संख्या बहुत है, लेकिन मुख्य 4 मठ जो यहाँ पे ये हैं। लामायुरु मठ, लामायुरु मठ है सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है, लद्दाख का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है। और इस मठ का इतिहास 11वीं सदी से ही शुरू होता है ना। और बौद्ध भिक्षु अरहत मध्यकालिका ने लामायुरु में मठ में स्थापना नींव रखी थी, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। दूसरा मठ देखते हैं मुलबेख मठ। मुलबेख मठ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 घट की मैत्री बुद्ध या भविष्य की बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे स्थित है, जिसके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा मठ है हेमिस मठ, हेमिस मठ। हेमिस मठ सबसे बड़े बौद्ध संस्थान के रूप में जाना जाता है। इसकी मान्यता है कि इसका अस्तित्व 11वीं सदी से भी पहले है ना। और यह लेमिस त्योहार की जगह भी है, जहां हर साल जून में मनाया जाता है। हेमिस त्योहार की चर्चा करेंगे तो हेमिस आएगा। तो अगला मठ है थिक्से मठ। यह विशाल संरचना तिब्बत के पोटला पैलेस के आधार पर बनाई गई है और पहाड़ी की चोटी पर बनाई गई है, जिस नाते यह अपना महत्वपूर्ण महत्व रखता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं त्योहार की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्योहारों में मुख्य रूप से लोसर, हेमिस और सिंधु दर्शन इंपॉर्टेंट है, और उसकी जानकारी के लिए आप लद्दाख और हेमिस लद्दाख को ध्यान रख सकते हैं। हेमिस सेचु, सिंधु दर्शन और लोसर यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। अगर नृत्य की बात करें तो जबरो और याक डांस, लुक्थनमो, ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो लद्दाख में होते हैं। लद्दाख में वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो लद्दाख में पहला वन्यजीव अभयारण्य अगर बात करें तो आता है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या फिर हेमी हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई पे स्थित है। तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट जो आपको हेमिस के बारे में जानना है वो क्या जानना है, भारत का सबसे बड़ा एवं भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला बात करते हैं, अगले और भी बहुत सारे उद्यान है। लद्दाख चंथांग वन्यजीव अभयारण्य, नुरीचन वन्यजीव अभयारण्य, त्यूमोररी वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, पेंगोंग त्योंग वेटलैंड, ऐसे तमाम स्थान हैं जो कि लद्दाख के राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। घाटियां, सभी घाटियों की अपनी एक कहानी है। द्रास घाटी अपने ब्रोकबा लोगों के लिए जानी जाती है। नुब्रा घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लद्दाख के बाघ के रूप में जानी जाती है। रुपसू घाटी है जो खारे पानी की झील के लिए जानी जाती है। श्योक घाटी है जो मौत की नदी के रूप में जानी जाती है। सुरु घाटी अपनी बर्फबारी के रूप में जानी जाती है। अन्य घाटियों में रंगद्रुम घाटी, झंगला जास्कर, पदुम मार्चा घाटी, सेर घाटी लद्दाख में महत्वपूर्ण आकर्षण है ना। ये प्रमुख घाटियां हैं जो लद्दाख में आती हैं। आगे बात करें तो लद्दाख की झीलें। लद्दाख में पैगांग सो झील,
सो मोरिरी झील। सो मोरिरी झील लद्दाख की पहली रामसर साइट है। सोकार झील, मीरपोल सो, चगर सो, त्यून सो, किगार सो, स्टेटस, लैंग सो, लोकप्रिय झीलें हैं। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं जिनके नाम कारगिल और लेह हैं। अब आते हैं लद्दाख अफेयर्स पे। प्रमुख पिछले दिनों में घटी घटनाएं जो लद्दाख में हैं। तो लद्दाख में क्या हुआ? भारत सरकार के द्वारा 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 की ताकतों को समाप्त करने के बाद 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग राज्य बन गए। बाद में इन्हें संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है ना। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके तहत लद्दाख में ना ही कोई विधानसभा और ना ही कोई विधान परिषद स्थापित किया गया। मतलब लद्दाख में अपनी कोई विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर उपराज्यपाल ही मुखिया होगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? श्री राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर या आर के माथुर वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं, जिनके द्वारा यह प्रशासन किया जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या था? इंपॉर्टेंट था 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर 2 अलग राज्य बन गए और 239 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 239 के तहत इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पे अपना कोई भी विधानसभा विधान परिषद नहीं है ना। 31 अक्टूबर क्या है भैया? 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। किसके लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? उस दिन हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तमाम रियासतों को जोड़कर इन्होंने भारत का निर्माण किया था, जिसके लिए इनको जाना जाता है। अगला फैक्ट क्या है? भूतापीय विद्युत परियोजना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना ये पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाएगी। कुल जो यहाँ पे 100 मेगावाट से अधिक भूतापीय योजना की क्षमता यहाँ पे है। 2022 तक लास्ट तक इसका शुरुआत हो जाएगा। तो क्या क्या रखना है? भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहां पे शुरू की जाएगी? लद्दाख के पूगाम गांव में। और ये योजना 3 स्तर पे है। ONGC ऊर्जा, LAHDC और लेह लद्दाख विद्युत विभाग के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके द्वारा यह परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में 100 मेगावाट से अधिक भूतापीय ऊर्जा की क्षमता देखी जाएगी। शुरुआत में यह 1 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शोकार झील। भारत ने हाल ही में शोकार झील को वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के रूप में अपनी 42वीं साइट में रूप में जोड़ा। भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थान है? 82 रामसर स्थल। आप जानते हैं आर्द्र भूमियों को कहा जाता है। ऐसी आर्द्र भूमि जिनकी संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया जाता है ना। ईरान के रामसर में 1971 में एक संधि की गई, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि भारत में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण, भारत नहीं कह रहा, विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण की आवश्यकता है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ट्रीटी की गई। भारत ने 1982 में उसका हिस्सा हुआ और उसी के तहत भारत में वर्तमान में कुल 42 रामसर स्थल है। 3 और रामसर स्थल पुरमंडल झील और तमाम 2 झील और हैं, उनको प्रस्तावित रखा गया है, जो कि हाल ही में आने वाली दिनों में जोड़ी जाएंगी। लद्दाख की दूसरी रामसर साइट है सोकार वेटलैंड। इसके पहले सो मोरमुरी, ये लद्दाख की पहली रामसर साइट है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला फैक्ट देखते हैं। परियोजना लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। मुख्य सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। लद्दाख के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, सुरक्षा के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और उत्कृष्टता कल्याण के केंद्र की अवधारणा को कल्याण के केंद्र की अवधारणा की गई है। इसके तहत क्या किया गया है? भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन द्वारा नागपुर स्थित एक गैरकारी संगठन के द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इसमें सेना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के माध्यम से वित्त सहायता दी जाएगी और प्रशासन और रसद को भी शामिल किया जाएगा। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा? सेना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। सेना द्वारा लद्दाख को बेहतर भविष्य के लिए केवल कौशल विकास ही नहीं बल्कि शोषित और सुविधाहीन को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यतः लद्दाख के ऐसे युवा जिनको कौशल की आवश्यकता है, जिनके लिए कौशल विकास की आवश्यकता है, उनके लिए यह परियोजना बनाई गई, शुरुआत की गई और उसमें भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के तत्वाधान में कार्यक्रम किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन NIEDO द्वारा, जो कि कानपुर में स्थित है, एक गैरकारी संगठन है, इसके द्वारा इसको निष्पादित किया जाएगा, इसके द्वारा इसको किया जाएगा। इसमें खाने पीने, प्रशासन और रसद भी शामिल करने के लिए समग्र परिचालन कौन करेगा? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। सेना और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये दोनों मिल करके ये प्रशासन और रसद का काम करेंगे। और ये मुख्य परियोजना क्या है? ऐसे लद्दाख के ऐसे युवा जिनको बेहतर भविष्य चाहिए और कौशल विकास चाहिए, उनके लिए सुविधाहीन जो शोषित और सुविधाहीन है, उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए। इस परियोजना के अंतर्गत यह देखा गया। आगे देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड। जी हाँ, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी प्रदर्शित की गई और इसमें थिकसे बॉर्ड मठ को दर्शाया गया। ठीक है, थिकसे बॉर्ड मठ को दर्शाया गया, जो कि लेह जिले में स्थित है, लेह जिले की पहाड़ी स्थित है। ये सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। झांकी में लेह के पास हानले में स्थित भारतीय वेधशाला भी प्रदर्शित की गई, जहां पर ऑप्टिकल, इंफ्रारेड तथा गामा किरणों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थल स्थापित है। लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य को भी झांकी में प्रमुखता से उजागर किया गया। मतलब लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के लिए भी झांकी में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था, उस पर झांकी में दिखाया गया था। तो झांकी में क्या क्या दिखाया गया? झांकी में दिखाया गया थिकसे बॉर्ड मठ। झांकी में क्या दिखाया गया? झांकी में दिखाया गया हानले में स्थित भारतीय वेधशाला, जो कि क्यों इंपॉर्टेंट है? अपने ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा किरणों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है ना। और लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के लिए भी इस झांकी में प्रमुखता से दर्शाया गया। चलिए अब बात करते हैं, सेशन का अंत हो गया और यहाँ पे बात करते हैं लक्ष्य मंत्रा की। लक्ष्य मंत्रा क्या कहता है? अगर आपको इस सूरज की तरह, जी हाँ ध्यान से देखिए, अगर आपको सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा। जी हाँ, ये उन 3 दिनों की बात है जिसके लिए हम सारी चीजें स्थित कर रहे हैं। उन 3 दिनों में जब आप रिजल्ट पाएंगे, जब आप एग्जाम देंगे, आप रिजल्ट आएगा और जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आप वो इकलौते शख्स होंगे अपने लिए जो कि ज्वाइन कर रहे होंगे और आप उस समय उस सूरज की तरह चमकेंगे, जिसके लिए हमने अपने तैयारी कर रखी है और कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में जल्दी। जय हिंद।